गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मयंक सिंघल और हम पढ़ रहे थे बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट इंडियन कंपनी एक्ट और उसकी यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे। और कल हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है और उसमें हमने क्या क्या कल चीज़ कवर कर ली थी। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी भी कंपनी को फॉर्म कर रहे होते हैं, जिनमें से एक है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था, हमने पहले उसकी डेफिनेशंस देखी थी, एक अंडर सेक्शन 256 और एक अकॉर्डिंग टू केन्स हमने देखी थी कि एमओए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और क्या कहते हैं, इसमें मेमोरेंडम में ये ओरिजिनली भी फ्रेम्ड हो सकता है जैसा कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर बनाया हो, और उसमें अल्टरेशंस भी होते रहते हैं समय समय पर। तो अगर समय समय पर उसमें अल्टरेशंस होते रहते हैं तो वो चेंज होता जाता है, और चेंज कॉपी ही आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में मिलती है विद ऑल्टरेशंस। ठीक है, इसको हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इसी पर ही कंपनी डिपेंड करती है, या फिर ये ही वो दायरा डिसाइड करता है जिससे जिससे आगे कंपनी नहीं जा सकती है, या जिसमें सीमित रहकर कंपनी को काम करना है। ठीक है, फिर हमने इसका मीनिंग देखा था कि इसमें किस तरीके से आप देखते हैं इसमें पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिफाइंड रहते हैं, और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट? मतलब इसको कोई भी आउटसाइडर जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में या फिर उस कंपनी से शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो इसको सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, फिर हमने इसका पर्पस देखा था कि क्योंकि ये जो है आउटसाइडर से डील करता है, इसीलिए ये बाउंड्री स्कोप ऑफ पावर भी डिसाइड करता है। तो आउटसाइडर्स को ये पता रहता है कि अगर वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग और साइनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइबर्स की हमको इसमें जरूरत होती है। एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर अगर अपन पब्लिक कंपनी के हैं, और 2 सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, ओपीसी के लिए सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर काफी होता है, और इसको प्रिंटेड फॉर्म में होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इसको आरओसी के पास जमा करेंगे तो इसकी प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था टेबल A, B, C, D और E में कई तरह के फॉर्म्स दिए होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर टाइप ऑफ कंपनी, किस तरह की आपकी कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल नहीं है, उसके बेस पे देयर आर वेरियस फॉर्म्स। उन फॉर्म्स के आधार पर हम वो फॉर्म्स जो होते हैं वो हम मेमोरेंडम में इंक्लूड कर सकते हैं फिल करके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कंटेंट जो होता है उसमें 6 टाइप्स के या 7 टाइप के, मैंने मोटे तौर पे बताया था आपको, 7 क्लॉजेज होते हैं, जिनमें से एक क्लॉज जो होता है वो अभी नया जुड़ा है ओपीसी कंपनीज के लिए, जिसको अपन नॉमिनेशन क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, तो these are the 7 clauses. Name clause है, registered office clause, objective clause, then liability clause, capital clause, the association or subscription clause and the नॉमिनेशन क्लॉज। ठीक है, तो नॉमिनेशन क्लॉज क्या होता है, जैसे 1 पर्सन कंपनी होती है, वो एक ही बंदा चला रहा होता है, तो अगर उसकी मान लीजिए डेथ हो जाती है तो क्या होगा, वो कंपनी बंद कर देंगे क्या? नहीं। तो इसलिए उसके पास ये प्रोविजन रहता है कि वो अपने मेमोरेंडम में एक नॉमिनी को असाइन कर दे कि अगर उसको कुछ हो जाता है या किसी कारण से उस कंपनी नहीं चला पा रहा है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में जो उसका नॉमिनी है वो उस कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। बाकी डिफरेंट क्लॉजेज हैं, जैसे कि नेम क्लॉज है, इसमें हम बताते हैं कि कंपनी का हमारी का पूरा नाम क्या होगा, कैसी कंपनी है वो, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, किस टाइप की कंपनी है। ठीक है, देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हम बताते हैं कि हमारे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, जिस कंपनी जहां पर हमारी कंपनी के लोग बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, ठीक है, मेंबर्स बैठते हैं, हमारे इंप्लॉइज बैठते हैं, वो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, वो एड्रेस हमको पूरा कंप्लीटली आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना पड़ता है विद इनकॉर्पोरेशन से पहले। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस कारण से ये कंपनी खोली जा रही है, ठीक है, और आगे चल के हम क्या क्या और कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नए हम क्या क्या ले सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाता है। लाइबिलिटी में क्या होता है, मेंबर्स की लाइबिलिटी डिफाइन रहती है कि लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है, और गारंटी से लिमिटेड रहेगी, शेयर से लिमिटेड रहेगी, किस तरीके से रहेगी, ये लाइबिलिटी क्लॉज में कवर हो जाता है। देन कैपिटल क्लॉज में आपका आता है शेयर कैपिटल वाला, कि हमने कितनी शेयर कैपिटल, अथोराइज कैपिटल हमारी कितनी है, किससे हमने, कितनी कैपिटल से हमने कंपनी रजिस्टर की है, शेयर हम कितने इशू कर सकते हैं, शेयर से हम कितने कैपिटल पब्लिक से ले सकते हैं, और हर शेयर का दाम पर शेयर अपन दाम क्या रख रहे हैं ये भी अपन को बताना पड़ेगा उसके अंदर, कैपिटल क्लॉज के अंदर।
ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हमको अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में बताना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो उनसे हम सब्सक्रिप्शन लिखवाते हैं कि भाई हाँ, इन्होंने भली भांति इस मेमोरेंडम को पढ़ लिया है, इन्होंने सब्सक्राइब किया है, ऑल्सो उन्होंने विलिंगनेस दिखाई है कि वो कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं या कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट्स भी बताए हुए थे। इसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एमओए की, वो हमने देखी थी। उसके बाद हमने कंडीशंस देखी थी जो हमको फुलफिल करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए के लिए, और लास्ट ये हमने लास्ट देखा था। और अगर अपन सारी कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं एमओए के लिए, तो फिर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंपनी रजिस्टर हो जाती है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिल सकता है। तो ये रह गया है, तो वही हम आज कवर करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के टॉपिक का नाम है ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को चेंज करना, उसके ओरिजिनल फॉर्म से अगर अपन उसको चेंज करते हैं तो अपन उसको ऑल्टरेशन कहते हैं। लॉ की लैंग्वेज में हम इसको अमेंडमेंट भी कहते हैं। जब अपन किसी लॉ में या किसी कानून में कोई सुधार लेकर आते हैं या कोई चेंज लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसमें अमेंडमेंट किया। ठीक है, ऐसे ही जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम कोई चेंज लेकर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने उसको ऑल्टर किया या फिर अमेंड किया। दोनों ही वर्ड्स जो है वो इसमें काम आएंगे। ठीक है, ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में दिया गया है अंडर सेक्शन 21(1) में। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का ये चार्टर होता है, इसमें लिखी गई चीजों के बाहर कोई भी कंपनी नहीं जा सकती। ये एक लक्ष्मण रेखा तय करता है और कंपनी को उसी के अनुसार काम करना होता है। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं? क्यों? तो चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसमें कभी भी चेंज कर रहे हैं। हम वो चेंज तभी कर पाएंगे जब वो ये जो सर्कमस्टेंसेस आपके सामने हैं, इनमें से किसी एक के लिए वो जरूरी हो। ठीक है ना? तो चेंज इज नेसेसरी। आप सभी जानते हैं कि चीजें अगर चेंज नहीं होती हैं तो वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। तो नए वक्त के साथ हमको चीजों में चेंज करना पड़ता है, ऑल्टरेशन करना पड़ता है। इसी प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी ऑल्टरेशन जो है वो संभव है, लेकिन इसका एक निश्चित प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन देखते हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिनमें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी इज इनेबल टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम, कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जिनमें कि एक कंपनी अपने एमओए में चेंज ला सकती है। टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर एफिशिएंटली, अगर हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है और वो और ज्यादा अच्छा चल सकता है अगर अपन कोई चेंज ला दे अपने मेमोरेंडम में। ठीक है ना? तो अगर अपन ने कोई भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है या फिर हम चाहते हैं कि कोई एक नया प्रोडक्ट आ गया है वो भी हम बनाना शुरू कर दें, जबकि हमने मेमोरेंडम में ऐसा नहीं लिखा है, हमने सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है। ठीक है ना? जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक कंपनी का, वो रेलवे वैगन्स बनाती थी, लेकिन अचानक से उसने क्या किया, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का ठेका लेना भी शुरू कर दिया। तो वो उसके मेमोरेंडम में मेंशन नहीं था, इसीलिए जब सब्सक्राइबर्स के या शेयर होल्डर्स ने उसको अपोज किया तो कोर्ट ने उसको बोला कि आपको ये जो टेंडर आपने दिया है, ये जो कंस्ट्रक्शन वाला है, उससे आपको बाहर लेना पड़ेगा, अपना हाथ खींचना पड़ेगा, क्योंकि आप मेमोरेंडम में ये मेंशन नहीं कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर अपन बिजनेस को और एफिशिएंटली चलाना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ और मेंशन करना चाहते हैं। अगर सेम कंपनी क्या करती, अपने मेमोरेंडम में एक ऑल्टरेशन करके उसमें ये लिख देती कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अब ना सिर्फ रेलवे वैगन्स बनाने का है, बल्कि हम आगे चल के रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन में भी हाथ आजमाना चाहते हैं या फिर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वो कंपनी ने ऐसा किया होता तो क्या होता, तो उसको वो प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं पड़ता, वो दोनों प्रोजेक्ट साथ साथ कर सकती थी। तो पहला पॉइंट है टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर एफिशिएंटली। दूसरा पॉइंट है टू अटेन द मेन पर्पस बाय इंप्रूव्ड मींस। जो हमारा मेन पर्पस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, अगर वो हमें और ज्यादा अच्छे से प्राप्त हो रहा है और ज्यादा अच्छे से हम उसको कर पा रहे हैं, तो किसी भी इम्प्रूव्ड मीन्स के साथ, फॉर एग्जांपल हम कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं इन प्रोडक्शंस, उस मशीन से भी और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन आई है जो कि प्रोडक्शन को और कई ज्यादा गुना बढ़ा देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए मेरे पास साबुन बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर मैं अभी 1 लाख साबुन के पीस पर डे बना रहा हूं, तो एक ऐसी मशीन है जो कि सेम रिसोर्सेज में 2 लाख बना सकती है, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और मेरा जो पर्पज है सोप बनाने का या सोप इंडस्ट्री का, वो मेरा इंप्रूव्ड मीन के द्वारा और ज्यादा अच्छा
हो सकता है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट है टू अटेन द मेन पर्पज बाय इम्प्रूव्ड मीन्स। थर्ड पॉइंट आता है आपका टू चेंज और इनलार्ज द लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। अगर मैं एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब मैं एक ऑफिस मेरा है एक सिटी में, लेकिन उससे मेरी पूरी सिटी कवर नहीं होती है, तो मैं उसी ऑफिस में मतलब उसी शहर में 2 नए ऑफिस भी खोलना चाहता हूँ, तो उस केस में भी मैं मेमोरेंडम में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इससे भी मेरा बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। फिर कैरी ऑन सम अदर बिजनेस विच में बी कंबाइंड विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द कंपनी। मैं कोई ऐसा और नया बिजनेस करना चाहता हूँ जिसको कि मैं अपने पुराने बिजनेस के साथ में कंबाइन करके चल सकूं, तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा, या फिर मेरी कंपनी और ज्यादा अच्छी प्रॉफिट कमाने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी अपन ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं एमओए में। इसके अलावा टू रिस्ट्रिक्ट और अबेंडन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। हम किसी ऑब्जेक्टिव को हटाना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव हमने मेंशन कर रखा है लेकिन हम वो ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं कर पा रहे या फिर उसको स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको हटाना चाहते हैं, तो भी एमओए में हम चेंज कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं या फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है टू अमेलगमेट विद एनी अदर कंपनी, मतलब किसी और कंपनी के साथ में जुड़ना, मर्ज होना और उसके साथ में काम करना। हमने जो कंपनी बनाई थी वो अपने लिए बनाई थी, हम खुद उसको फंक्शनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब एक और कंपनी है जो हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहती है, जिससे दोनों कंपनीज का फायदा होगा, ठीक है ना। तो हम अमेलगमेशन भी कर सकते हैं। और अगर ये करना है और ये अगर हमने पहले से नहीं मेंशन किया हुआ है एमओए में कि हम किसी और कंपनी के साथ मर्ज करेंगे या अमेलगमेट करेंगे, तो फिर हमको पहले अपने एमओए में चेंज करके ये प्रोविजन लाना पड़ेगा अमेलगमेशन का, उसके बाद ही हम किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा है कि भले ही रीजन कोई भी हो, हम देख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज या ऑल्ट्रेशन तभी संभव है जब वो हमारे बिजनेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है या हमारे बिजनेस के फायदे की चीज होती है। तो अगर किसी चीज से मेरे बिजनेस को फायदा होता है तो मैं मेमोरेंडम में चेंज या ऑल्ट्रेशन कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अमेंडमेंट करना है तो कैसे करना है, क्योंकि हमने पहले वाले अपने उसमें देखा था, पहले वाले लेक्चर में देखा था कि उसके अंदर 6 क्लॉजेज होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 6 क्लॉजेज हैं, उन 6 क्लॉजेज में कहीं ना कहीं आप अमेंडमेंट या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हर एक क्लॉज में अमेंडमेंट करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफरेंट फॉर ऑल द क्लॉजेज। सबसे पहले अपन देखते हैं नेम क्लॉज में। नेम क्लॉज में क्या होता है, हमारी कंपनी का नाम होता है। तो सपोज कीजिए हम अपनी कंपनी का नाम ही चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अमेलगमेशन की अभी मैंने बात की थी लास्ट पॉइंट में, तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली वोडाफोन जो है वो आइडिया के साथ में मर्ज कर गया है ना। पहले वोडाफोन लिमिटेड अलग कंपनी हुआ करती थी, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड अलग कंपनी हुआ करती थी। अब उन्होंने मर्ज करके एक नई कंपनी बना ली है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी को अपना नेम चेंज करना पड़ा। इसी प्रकार से अगर मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मुझे एक स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी कंपनी की जनरल मीटिंग में पास करवाना होगा। उसके बाद उस पास करवाने का मतलब है कि जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सभी इस फैसले से सहमत होने चाहिए कि नाम चेंज करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, स्पेशल रेजोल्यूशन ये आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा अमेंडमेंट के प्रोसेस में या अल्ट्रेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी में या कंपनी की जनरल मीटिंग में 2 तरीके के रेजोल्यूशंस पास कराए जा सकते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जो कि हम 2/3 मेजोरिटी यानी कि 51%, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अगर 51 उसके फेवर में है और 49 उसके अगेंस्ट में है, तब भी वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है जहां पर जो ना करने वाले लोग हैं और हाँ करने वाले लोग हैं उनकी संख्या में 3 गुना का अंतर होना चाहिए, यानी कि 3/4 मेजोरिटी के साथ में मुझे पास कराना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूं तो 25% लोग अगर नहीं चाहते कि नाम चेंज हो तो 75% लोग को चाहना चाहिए या फिर उनको ये मंजूरी देनी चाहिए कि नाम चेंज कर देना चाहिए, तभी वो स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा पास हो पाएगा। तो पहले मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया,
उसकी साइंड कॉपी मैंने ली और रजिस्ट्रार ऑफ स्टॉक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में वो अप्रूवल के लिए भेज दिया। जब रजिस्ट्रार ये पूरी जांच कर लेगा कि हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन से ये सहमति है और ये नाम चेंज करने में ही कंपनी की भलाई है, तो वो क्या करेगा, आपको एक ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब चेंज नाम के साथ। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका पहले ही आपको इशू हो चुका था जब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो आपको आरओसी नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन वो किसी और नाम से था। अब हम नाम चेंज कर रहे हैं तो हमें एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कराया जाएगा, जिसमें डेट तो सेम ही रहेगी, वही कंपनी तो सेम ही है ना, बस हमने नाम बदला है, ठीक है ना। तो उसमें जो इनकॉर्पोरेशन डेट होगी वो सेम रहेगी, लेकिन वो सर्टिफिकेट में जो नाम होगा वो नया नाम आ जाएगा, जो कि अपन बाद में उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 40 में प्रोविजन दिया गया है, आप बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और खास बात इसमें सेक्शन 40 में ही कही गई है कि पुराना नाम जो है कंपनी का वो हमें 1 साल तक नए नाम के साथ साथ चलाना होगा। 1 साल तक साथ साथ चलाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट पे हम दोनों नाम यूज करेंगे। ये नहीं कि हमने नया नाम अचानक से शुरू कर दिया और पुराना नाम हटा दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद बहुत बाद में पता चल पाए कि इस कंपनी का नाम पहले ये था, अब ये हो गया है। तो हमें पहले 1 साल तक दोनों डॉक्यूमेंट्स पर, हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स पर दोनों ही नाम हमको चलाने पड़ेंगे, ओल्ड नेम भी और न्यू नेम भी। 1 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको नए नाम को कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विद बाय रिमूविंग द ओल्ड नेम, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, ठीक है। अब आते हैं हम कैपिटल क्लॉज में। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है कि कंपनी की कैपिटल क्या है, कितनी कैपिटल से वो कंपनी शुरू हुई है, शेयर कैपिटल अपन ने कितनी सब्सक्राइब की है, ये सारी चीजें कैपिटल क्लॉज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कि हम अपनी कैपिटल में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा रहे हैं कैपिटल को घटा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दो कंपनीज के बीच में, या फिर हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, शेयर कैपिटल से हम और ज्यादा पैसा मंगाना चाहते हैं, या हम शेयर कैपिटल को ही कैंसिल करना चाहते हैं कि हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए हमको नए प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत है तो हम शेयर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इफ ऑथोराइज, उसके बाद हम सब डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हम एक ही कैपिटल को 2 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कैंसिल भी कर सकते हैं, अभी मान लीजिए फिलहाल मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है तो मैं शेयर कैपिटल को कैंसिल भी कर सकता हूँ, मुझे अभी पैसा की जरूरत नहीं है तो मैं बाय बैक ऑफ शेयर के थ्रू अपने शेयर्स वापस खरीद सकता हूँ, और बाद में जब मुझे जरूरत होगी मैं दोबारा से री इशू करके शेयर कैपिटल्स रीगेन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये हम तब कर सकते हैं जब ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां पर क्लियर हो जाएगा अपना। अब आता है अंडर सेक्शन 94, कंपनी शैल फाइल अ नोटिस ऑफ ऑल्टरेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। जैसे ही हम ऑल्टरेशन करते हैं कैपिटल क्लॉज में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो इसकी कॉपी हमको भेजनी पड़ती है एक नोटिस के साथ में, कहां पर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में, विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे ही ये पास हो जाता है तो हमको 15 दिन के अंदर उनको इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो उसमें चेंज कर सके, हमारे जो एमओ है उसमें चेंज कर सके, ठीक है। ये हो गया कैपिटल क्लॉज। अब नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जैसे कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में भी चेंज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होता है, जहां पर उस कंपनी के लोग बैठते हैं, डायरेक्टर्स बैठते हैं, एम्प्लॉइज बैठते हैं, उसको उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पर उसके पोस्ट आती हैं। अगर आप बोलें कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी के मालिक कहाँ मिलेंगे, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में मिलेंगे, उसको अपन रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी चेंज किया जा सकता है। प्रोसीजर इसका भी कहीं ना कहीं एक चीज तो आप इसमें कॉमन देखेंगे कि वी हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, वो आपको 75% यानी कि 3/4 मेजोरिटी के साथ में पास करवाना ही होगा। उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर हमको आरओसी से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है हम क्यों चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए कंपनी शुरू की थी एक छोटे शहर से, लेकिन आज मेरी मेहनत से वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई है कि वो उसके मैंने कई सारे ऑफिस बड़े बड़े शहरों में भी खोल लिए हैं। अब छोटे शहर से ऑपरेट करना मेरे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो वो उस डिफिकल्टी को मान लीजिए मुझे नुकसान होगा, लाइक बड़े उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, लेकिन छोटे शहरों में क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड रहती है, तो उतने बड़े क्लाइंट मुझे नहीं मिल सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ऑफिस है वो बड़े शहर में, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्वालियर से कंपनी शुरू की थी, अब मैं मुंबई में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ये पास करा के उसमें चेंज करना पड़ेगा, और 60 दिन के अंदर अंदर आरओसी में वो कंफर्मेशन मुझे देना होगा, उनसे कंफर्मेशन लेना होगा कि मैं ये चेंज कर सकता हूं या नहीं, विद वैलिड रीजंस। ठीक है, इसके बाद गिव सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ ओल्ड एंड न्यू प्रोविंसेस। अब जो नया है और पुराना है, दोनों दोनों का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वहां पर मुझे उसकी सर्टिफाइड कॉपीज 90 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करनी होंगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चेंज क्या है, कई तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक शहर में ही अपने ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं ग्वालियर में एक जगह पर स्थित है मेरा कंपनी, लश्कर में स्थित है, अब मैं उसको मुरार में शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ओल्ड और न्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक शहर का वो एक ही आरओसी होगा वहां पर, तो वहां पे मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचिए मैं एक स्टेट के अंदर दूसरी सिटी में कर रहा हूँ, ग्वालियर से हटा के ऑफिस भोपाल में कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेट वाला जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, और इससे भी बड़ा कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में था, अब मैं महाराष्ट्र में पहुंच रहा हूं, तो मुझे ओल्ड और न्यू दोनों जगह पर वो देना पड़ेगा। ऐसे ही सिटी भी चेंज कर रहा हूं तो भी ओल्ड एंड न्यू दोनों रजिस्ट्रार को मुझे सर्टिफाइड कॉपीज देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद पुराने वाले जो रजिस्ट्रार है उससे मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो फाइल को ट्रांसफर करके नए वाले प्रोविंस में या नए वाले रजिस्ट्रार या नई सिटी में जहां पर भी मैं नया ऑफिस खोलना चाहता हूं वहां पर वो भेज दें। ठीक है, वहां से जब फाइल वहां पर जाएगी तब वो उसको अपने उसमें शामिल कर लेंगे कि हाँ अब ये कंपनी भी हमारे अंडर आ गई है। अंडर सेक्शन 142 इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यू प्रोविंस ऑन फॉर्म 21 विद इन 20 डेज ऑफ चेंज। जैसे ही आप चेंज कर लेते हैं उसके बाद जो नई जगह वाला अपना रजिस्ट्रार है उसको हमको एक फॉर्म 21 होता है जो कि अपन को मिल जाता है आरओसी में, वो फॉर्म 21 के साथ साथ सारी फॉर्मेलिटीज की कॉपी 28 दिन के अंदर अपने जो ऑफिस हमने चेंज किया है नए वाले प्रोविंस वाले जो आरओसी है वहां पर हमको भेजनी पड़ेगी, तभी ये चेंज संभव हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आपने एकदम से रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया और तुरंत उन्होंने आपको दूसरा एड्रेस दे दिया तो आपका पुराना वाला बंद हो गया। जैसे नाम भी अपन को पुराना चलाना पड़ता है ना, ऐसे ही हमको ये भी व्यवस्था करनी होती है कि कोई मान लीजिए पोस्ट है उसने ऑलरेडी भेज दी थी, हमारा तो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया लेकिन किसी ने पोस्ट पहले से भेज दी थी और वो हमारे पुराने ऑफिस पहुंची और वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो हमें वो मिस हो जाएगी। तो दोनों जगह हमको व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है कि जब तक पुराने वाले एड्रेस पर आ रही है पोस्ट तो वो भी कलेक्ट हो जाए और नए वाले पर भी आना शुरू हो जाए। तो दिस इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसमें भी अपन ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, तो हम अपने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ऑब्जेक्ट भी अपन चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं। मैं कुछ और बना रहा था अब मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, हो सकता है मेरा पुराना बिजनेस ना चल रहा हो तो मैं नया प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ, तो इसके लिए एमओए में उसको चेंज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी हम चेंज कर सकते हैं। व्हाइल चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन। क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सबसे पहले तो वही हमारा पुराना पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि 3/4 मेजोरिटी के साथ में आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो सॉरी अपने जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, सभी जो आपके लोग हैं उनसे। ठीक है, इसके बाद ये स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास हो जाता है तो ये न्यूज मुझे पब्लिश करानी पड़ती है न्यूज़पेपर में कि भाई हमने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया है, तो ये आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना होगा। एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल आप जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी चलेगी या फिर एमपी में तो हिंदी चल जाएगी, तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना कंपलसरी होता है। ये पब्लिश कराना कंपलसरी क्यों होता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया है ना। क्योंकि जिन लोगों ने पहले का हमारा पुराना वाला मेमोरेंडम इशू कराया हुआ होगा तो वो तो यही समझेंगे कि हमारी कंपनी के पुराने वाले ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो हम पहले से ये न्यूज दे देंगे न्यूज़पेपर में कि हमने अपने ऑब्जेक्ट्स में चेंज किया है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। इससे क्या होगा, थर्ड पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट।
अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो आपके नए ऑब्जेक्टिव से इत्तेफाक नहीं रखता, उसको नहीं लगता कि ये नए ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी टिक पाएगी, या फिर मैंने तो पुराने ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी के साथ में डील की थी, अब ये नए ऑब्जेक्टिव तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहे, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू एग्जिट द कंपनी, कि वो कंपनी के साथ अपना एग्जिट कर ले, अपना जो भी उन्होंने पैसा लगाया है तो वो वापस कर दें, या शेयर है तो वो अपना शेयर कंपनी को वापस कर दें, या फिर उसको सेल आउट कर दें। इसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर वो हमारे इस नए ऑब्जेक्टिव के साथ में नहीं है तो फिर वो उस कंपनी का साथ छोड़ सकते हैं या कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन अ कंफर्मेशन फ्रॉम आरओसी बाय फाइलिंग अ पिटीशन विद इन 60 डेज ऑफ रेजोल्यूशन। जैसे ही आपका रेजोल्यूशन पास होता है 60 दिन के अंदर अंदर कंफर्मेशन हमको आरओसी से फिर से लेना पड़ेगा, सेम स्टेप हो जाएगा। फाइल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमीशन विद द रजिस्ट्रार विद इन 90 डेज ऑफ कंफर्मेशन। जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है अपने एमओए में, और उस एमओए की नई कॉपी प्रिंट करा के हमें 90 दिन के अंदर आरओसी के पास में वापस से देनी है। ठीक है, ताकि उनके पास वो चेंज्ड या फिर ऑल्टर्ड वाली कॉपी मिल जाए। जैसे कि आपने डेफिनेशन में भी देखा था, ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो यही होता है। जैसे ऑल्ट्रेशन होता है वैसे ही एक नया एमओए अपन को छापना पड़ता है और उसको दोबारा से तुरंत हमको जमा करना पड़ता है आरओसी के पास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज की खास बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, जैसे अगर अपन ने पब्लिक कंपनी खोली है तो इट इज मैंडेटरी टू हैव 7 सब्सक्राइबर, 7 उसके सब्सक्राइबर होने चाहिए, और 7 सब्सक्राइबर विलिंग होने चाहिए, विलिंगली उन्होंने साइन किए हैं, और ये विटनेस के द्वारा कंफर्म किया जाता है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बट कम से कम 2 प्राइवेट कंपनी में और कम से कम 7 पब्लिक कंपनी में आपके होने ही चाहिए। तो उन्होंने ऑलरेडी वो साइन किया हुआ है। और 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो एक ही सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो सब्सक्राइबर होता है जिसने की वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिया है, तो उसके पास तो उसकी न्यूज जाएगी। अगर उसमें छोटा सा भी चेंज होता है तो सब्सक्राइबर के पास तो वो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज हर चेंज के साथ सब्सक्राइबर के भी साइन होते हैं। तो क्योंकि सब्सक्राइबर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज नहीं होते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी सेम रहते हैं। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया था वही अब सब्सक्राइब करेंगे जब तक कि वो सब्सक्राइबर्स हैं। इसीलिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कोई भी ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं होता है या चेंज करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो देयर इज नो ऑल्टरेशन इन सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब आता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 इज साइलेंट ऑन ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में ऑल्टरेशन के लिए कंपनीज एक्ट ने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, जो अपने पुराने प्रोविजन है उसके हिसाब से अपन देख लेते हैं। लेकिन क्या है, लाइबिलिटी क्लॉज भी क्या है, लाइबिलिटी भी घटती बढ़ती रहती है ना। अगर अपन कंपनी को चेंज कर लेते हैं फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, तो क्या होगा, लाइबिलिटी क्लॉज में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल्टरेशन तो पॉसिबल है, लेकिन कंपनीज एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा माना गया है कि अगर 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो फिर हम ये लाइबिलिटी क्लॉज में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हाउएवर इट मे बी ऑल्टर्ड इफ कंपनी सेटिस्फाइड 2 कंडीशंस। नंबर 1 इज स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि है ही, मैंने आपको देखा, आपको बताया कि हर एक उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कराना ही होगा। तो अगर अपन ने स्पेशल रेजोल्यूशन से ये ले ली है कंफर्मेशन कि हम लाइबिलिटी बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो इट इज पॉसिबल। और दूसरा, रिटन कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स फॉर अग्रीड चेंज इन लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी घटाना तो बहुत ज्यादा रेयर होता है, बहुत कम कंपनी में देखने मिलता है, लेकिन लाइबिलिटी अगर बढ़ाना चाह रहे हैं अपन, तो हर एक मेंबर जिसकी लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है उसको अपनी रिटन कंसेंट देना कंपलसरी है। मतलब लिखित में ये देना कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी लाइबिलिटी को और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो जब तक वो रिटन कंसेंट नहीं देगा, अपार्ट फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि 75% के साथ में यानी 3/4 मेजोरिटी के साथ में पास तो कराना ही है। उसके बाद जिन जिन लोगों की लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है उनको एक रिटन कंसेंट भी साथ में देनी पड़ेगी। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो लाइबिलिटी क्लॉज में भी चेंज किया जा सकता है। While transferring from limited liability company to the unlimited liability company, this clause is deleted. अगर लिमिटेड लाइबिलिटी थी और हम अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, फॉर एग्जांपल मेरी 5 लाख तक की लाइबिलिटी थी, लेकिन अब मेरी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया गया, मतलब अब जब कंपनी को जितनी भी जरूरत पड़ेगी तब मुझे उतना पैसा देना पड़ेगा। स्पेशली ये चीज कब देखने को मिलती है, जब अपन कंपनी को बंद कर रहे होते हैं, वाइंडिंग अप कर रहे हैं, जो अपन लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे।
ठीक है ना। तो वाइंडिंग अप में क्या होता है, उसकी एसेट्स बिकने लगती हैं, जो उनका क्रेडिटर्स है उनको पैसा चुकाना पड़ता है। तो अब जो पैसा बचा हुआ है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में क्या होगा, वो उन लोगों से लिया जाएगा जिन्होंने उस कंपनी की लाइबिलिटी ली थी, और लाइबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड। तो अगर उनके पास उस समय पैसा ना भी हो, उनके बैंक में पैसा ना भी हो, तो उनकी एसेट्स बेचकर भी वो पैसा चुकाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को जब अपन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो लाइबिलिटी क्लॉज खत्म हो जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब सारी लाइबिलिटी आप ही लोगों की है, जितना आपसे ले सकते हैं उतने तक की लाइबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है, सो ये हो गया चेंज इन द लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने फिनिश किया। इसके साथ ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि इसी का ही सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके वार्ष्णेय की बुक आती है, एनडी कपूर की बुक आती है। इनकी बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज के लिए। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।